नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 4 डेट मैनेजमेंट एंड लोन्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो मिशन है ना, वो सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। हमें डेट यानी कर्ज के जो मैकेनिक्स हैं उनको एकदम प्रैक्टिकली समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहे। हाँ, और डेट को समझने की ना सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप ये मान लें कि कर्ज हमेशा कोई विलेन या कोई बुरी चीज नहीं होता है। मतलब हम लोग अक्सर सोसाइटी में डेट को एक नेगेटिव नजरिए से ही देखते हैं। राइट, लोगों को लगता है लोन मतलब बर्बादी। एकदम, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं तो यही कहूंगी कि इसे सही से मैनेज करना ना सबसे बड़ी कला है। इसी बात को ना मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। मतलब मान लीजिए कोई इंसान तय करता है कि भाई वो लोन तो लेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपनी हर महीने की सेविंग्स जोड़कर पूरा कैश देकर घर खरीदेगा। अच्छा, तो फिर तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, आज के रियल एस्टेट प्राइसेस जिस रफ्तार से भाग रहे हैं ना, उस इंसान को शायद अपने रिटायरमेंट तक का इंतजार करना पड़े घर खरीदने के लिए। डेट आपको आज वो एसेट एंजॉय करने का मौका देता है जिसके लिए शायद आपको 20 साल इंतजार करना पड़ता। सही कहा। और देखिए, यहीं से ना कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जिसे हम लेवरेज कहते हैं। लेवरेज? हाँ, लेवरेज। इसका सीधा सा मतलब है कि बोरोड फंड्स यानी उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स को कई गुना बढ़ा देना। और हमारी जो मोदिग्लियानी मिलर थ्योरम है ना, जिसे हम M&M थ्योरम भी कहते हैं। हाँ, M&M थ्योरम। हाँ, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में इसी डेट के इम्पैक्ट को समझाती है कि कैसे सही डेट आपके रिटर्न्स बढ़ा सकता है। तो यार इसको थोड़ा मैथ से समझते हैं, क्योंकि लेवरेज ना बिना नंबर्स के समझ नहीं आता। श्योर, बताइए। मान लीजिए मैं 1 करोड़ का घर ले रहा हूँ। ठीक है। मैंने 20 लाख रुपए अपनी जेब से दिए यानी डाउन पेमेंट कर दी, और 80 लाख रुपए का लोन ले लिया 8% इंटरेस्ट पर। ठीक है, 80 लाख का लोन 8% पे। अब मान लेते हैं कि 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% बढ़ गई, यानी आपका 1 करोड़ का घर अब 1 करोड़ 10 लाख का हो गया। मतलब सीधा 10 लाख का फायदा। हाँ, लेकिन आपको उस 80 लाख के लोन पर 8% इंटरेस्ट भी तो देना है। अरे हाँ, तो 8 अट्ठे 64 यानी 6,40,000 रुपए तो मेरे इंटरेस्ट में चले गए बैंक के पास। बिल्कुल, और देखिए यही लेवरेज का असली जादू समझ आता है। आपके 10 लाख के टोटल प्रॉफिट में से वो 6,40,000 का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो बचे 3,60,000 रुपए। एग्जैक्टली। अब जरा सोचिए कि आपने अपनी जेब से एक्चुअल में कितना पैसा लगाया था। मैंने तो सिर्फ 20 लाख दिए थे डाउन पेमेंट में। राइट, तो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 3,60,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब 18% का रिटर्न है। वाह, मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ 10% बढ़ी, लेकिन लेवरेज की वजह से मेरी अपनी इक्विटी पर रिटर्न सीधा 18% हो गया। यही लेवरेज का पावर है। तो अगर लेवरेज इतना ही कमाल का टूल है, तो फिर लोग डेट ट्रैप में यानी कर्ज के जाल में क्यों फंसते हैं? यहाँ पर कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे काम आता है? देखिए, लेवरेज जितना प्रॉफिट मल्टीप्लाई करता है ना, वो रिस्क भी उतना ही मल्टीप्लाई करता है। लोग डेट ट्रैप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, और इसको नापने का एक बहुत ही सटीक मेट्रिक है हमारे पास। DTI रेशियो। हाँ, डेट टू इनकम रेशियो। मतलब आपकी इनकम का कितना हिस्सा सिर्फ कर्ज की किश्तें चुकाने में जा रहा है। बिल्कुल, मैं इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी महीने की सैलरी 15,000 रुपए है। ठीक है। और उसकी EMI, चाहे वो फोन की हो या बाइक की, सब मिलाकर 7,500 रुपए जा रही हैं। तो DTI तो सीधा 50% हो गया ना, 15,000 में से 7,500 गायब। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा और खतरनाक है। पर यार सुनने में तो लगता है कि 50% DTI है, मतलब आधी सैलरी तो बची रही है। इंसान 7,500 में गुजारा तो कर ही लेगा। गुजारा तब तक होगा जब तक इकोनॉमी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। देखिए, DTI 50% होने का असली मतलब है कि आपके फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर्स एकदम खत्म हो गए हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स? हाँ, मतलब अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, राशन महंगा हो जाए, या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो बैंक आपकी EMI कम नहीं करने वाला। ये तो है, बैंक को तो अपने पैसे टाइम पे चाहिए। तो जब फिक्स्ड EMIs इतना डैमेज कर सकती हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने खर्चों को कैटेगराइज कैसे करें। मतलब एक्सपेंसेस को कैसे देखना चाहिए हमें। तो एक्सपेंसेस को हम मुख्य रूप से 2 बाल्टियों में डाल सकते हैं। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो पैसा है जो बस खर्च हो गया और खत्म। मतलब वो कोई फ्यूचर इनकम या वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। जैसे वीकेंड पर किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया या दिखावे के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद लिया। एकदम सही। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है जो आपके लिए एक एसेट बनाता है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या बॉन्ड्स ले लिए। अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ पर थोड़ा पुशबैक दूंगा आपको। हाँ, बताइए। बच्चों की एजुकेशन क्या है फिर? क्योंकि पैसा तो वहां भी लाखों में जा रहा है ना, और वो कोई प्रॉपर्टी या बॉन्ड तो है नहीं जिसे हम कल को मार्केट में बेचकर पैसा रिकवर कर लेंगे। बहुत ही वैलिड सवाल है ये।
देखिए, एजुकेशन को हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ही गिना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक ह्यूमन एसेट क्रिएट कर रही है। आज आप जो पैसा पढ़ाई या किसी स्किल को सीखने में लगा रहे हैं, वो सीधे तौर पर आपकी या आपके बच्चों की भविष्य में इनकम जनरेट करने की एबिलिटी को बढ़ा रहा है। अच्छा, मतलब कोई भी खर्च जो फ्यूचर कैश फ्लो को बढ़ा सकता है वो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, एकदम सही समझे आप। मेक सेंस। और देखिए, इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए ना कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसे हम हाउस होल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, जीरो बेस बजटिंग। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि आमतौर पर लोग पुरानी आदतों पर चलते हैं। मतलब पिछले महीने ग्रोसरी पर 10,000 खर्च हुए थे, तो इस महीने दिमाग अपने आप 11,000 का बजट बना लेता है। राइट, हम बेसलाइन बढ़ाते जाते हैं। एग्जैक्टली। पर जीरो बेस बजटिंग कहती है कि पुरानी हिस्ट्री भूल जाइए। हर महीने अपना बजट जीरो से शुरू कीजिए, स्क्रैच से। और हर एक खर्चे को जस्टिफाई कीजिए कि भाई क्या ये खर्च करना वाकई में जरूरी है इस महीने। बिल्कुल। और इसी बजटिंग के साथ एक और गोल्डन फॉर्मूला है जो हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। मतलब जो कमाया उसमें से खर्चे निकाल दिए और एंड में जो बच गया वो सेविंग हो गई। हाँ, और यही अप्रोच गलत है। सही तरीका होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। अच्छा, मतलब पहले सेविंग को अलग निकाल दो। बिल्कुल। जैसे ही सैलरी आए, पहले अपनी सेविंग्स का हिस्सा अलग कीजिए और फिर जो पैसा बचे उसी के अंदर अपने महीने भर के खर्चे चलाइए। ये डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। और इसी डिसिप्लिन में ना एक चीज बहुत बड़ा तहलका मचाती है, विंडफॉल गेन्स। अरे हाँ, विंडफॉल्स। मतलब अचानक से मिला हुआ कोई बड़ा पैसा, जैसे कंपनी से भारी बोनस मिल गया या लॉटरी लग गई या कोई पुश्तैनी जमीन बिक गई। मैंने देखा है लोग पैसा आते ही सीधा नई गाड़ी बुक करने शोरूम पहुंच जाते हैं। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग सोचता है कि ये तो फ्री का पैसा है, एक्स्ट्रा आ गया है तो इसे उड़ाओ। राइट। लेकिन ये एक ट्रैप है। बहुत बड़ा ट्रैप है। एक्चुअल में किसी भी विंडफॉल गेन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है अपने महंगे लोन्स को प्रीपे करना। मतलब कर्ज उतारना। हाँ, सोचिए ना, आपकी लाइफ उस बोनस के बिना भी तो नॉर्मल चली रही थी, तो उस अचानक मिले पैसे को कंजम्पशन में उड़ाने के बजाय अपने ऊपर से डेट का बोझ कम करने में लगाइए। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोन के एक्चुअल मैथ्स की बात करते हैं। श्योर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक्सेल के फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर पीएमटी फंक्शन जो ईएमआई कैलकुलेट करता है। हाँ, एक्सेल में इक्वल टू पीएमटी फंक्शन के अंदर 3 मेन वेरिएबल्स होते हैं, रेट, एनपीईआर और पीवी। तो रेट तो सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट हो गया, यानी पैसे उधार लेने की कीमत। राइट। और पीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो आपका टोटल लोन अमाउंट जो आपने लिया है। और तीसरा है एनपीईआर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स। मैं तो इसको लोन की टिकिंग क्लॉक की तरह देखता हूँ। मतलब जितने महीने ये घड़ी टिक टिक करेगी, आपकी ईएमआई की इक्वेशन उतनी ही बदल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सब के बीच ना एग्जाम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को अक्सर फंसाता है, और वो है रेस्ट का कॉन्सेप्ट। रेस्ट मतलब इंटरेस्ट चार्जिंग साइकिल। हाँ, रेस्ट मतलब इंटरेस्ट चार्जिंग साइकिल। ये एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है। मान लीजिए एक बैंक आपसे कहता है कि हम इंटरेस्ट एनुअल रेस्ट पर चार्ज करेंगे। ओके। लेकिन आप ईएमआईज हर महीने भर रहे हैं। वेट, ये तो अजीब बात है। अगर मैं अपनी ईएमआई हर महीने भर रहा हूँ, हाँ। तो बैंक मेरे प्रिंसिपल कम करने के लिए पूरे 1 साल का वेट क्यों करेगा? क्योंकि इसमें बैंक का बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? इसे एक वेटिंग रूम की तरह समझिए। आपने 11 महीने तक लगातार ईएमआई भरी, लेकिन बैंक ने उस पैसे को आपके मेन प्रिंसिपल अमाउंट से घटाई नहीं। अच्छा, मतलब वो पैसा बस एक वेटिंग रूम में पड़ा है। एग्जैक्टली। बैंक उस पूरे पैसे को साल के आखिरी दिन एक साथ आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट करेगा। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं पूरे साल भर उस पैसे पर भी इंटरेस्ट भर रहा हूँ जो मैं बैंक को ऑलरेडी लौटा चुका हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए एनुअल रेस्ट में बोरोवर की इफेक्टिव कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर बोरोवर को क्या करना चाहिए? समझदारी इसी में है कि लोन हमेशा मंथली रेस्ट या डेली रेस्ट पर लिया जाए। इससे होता यह है कि जैसे ही आप ईएमआई देते हैं, आपका प्रिंसिपल तुरंत कम हो जाता है और अगले महीने आपको कम अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। वाह, ये तो बहुत ही शानदार इंसाइट है। अच्छा, एक और सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। जब मेरी 20,000 की ईएमआई बैंक के पास जाती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें से कितना पैसा मेरा प्रिंसिपल कम कर रहा है और कितना सिर्फ इंटरेस्ट भरने में जा रहा है? इसके लिए ना एक्सेल में 2 अलग फंक्शन दिए गए हैं। पहला है पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पेमेंट, और दूसरा है आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट पेमेंट। ओके। और इसके पीछे जो पूरा मैकेनिज्म काम करता है उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। मैं इसे हमेशा एक सीसॉ यानी वो जो पार्क में झूला होता है ना, उसकी तरह विजुलाइज करने को कहती हूँ। सीसॉ, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब आपका लोन शुरू होता है ना, तो ये सीसॉ पूरी तरह से बैंक की तरफ झुका होता है। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 लाख का लोन है। ठीक है, 10 लाख 10 साल के लिए लिया है, 7% के इंटरेस्ट रेट पर। ओके। तो जब आप पीएमटी फंक्शन लगाएंगे तो आपकी पहली ईएमआई बनेगी 11,610 रुपए। ठीक है, 11,610 रुपए महीने की किश्त। अब क्योंकि शुरुआत में आपका पूरा 10 लाख का प्रिंसिपल खड़ा है,
तो पहले महीने का सिर्फ इंटरेस्ट ही 5,833 रुपए बन जाता है। वेट, 11,000 की ईएमआई में से करीब 6,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट है? बिल्कुल। आपकी ईएमआई में से 5,833 रुपए इंटरेस्ट में कट गए और आपका जो लोन का मूल अमाउंट है वो सिर्फ 5,777 रुपए ही कम हुआ। मतलब शुरुआत में आधी से ज्यादा ईएमआई तो हवा में उड़ गई, सिर्फ ब्याज भरने में। हाँ, पर अगले महीने कहानी थोड़ी सी बदलती है। अगले महीने आपका प्रिंसिपल 5,770 रुपए कम हो चुका है ना, राइट। तो उस बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम लगेगा और आपकी ईएमआई का थोड़ा ज्यादा हिस्सा प्रिंसिपल कम करने में जाएगा। अच्छा, तो जैसे जैसे साल बीतते हैं ये सीसॉ शिफ्ट होने लगता है। एग्जैक्टली। आखिरी के कुछ सालों में तो आपकी ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा प्रिंसिपल में जाता है और इंटरेस्ट का पोर्शन बहुत ही छोटा सा रह जाता है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग? हाँ, फिक्स्ड रेट में आपका इंटरेस्ट लोन के पूरे टेन्योर तक लॉक हो जाता है। चाहे इकोनॉमी में कुछ भी हो, आपकी ईएमआई सेम रहेगी। और फ्लोटिंग? फ्लोटिंग रेट इकोनॉमी के बेंचमार्क के साथ ऊपर नीचे होता है, जैसे आरबीआई का रेपो रेट हो गया। बैंक्स जनरली फ्लोटिंग रेट्स ही प्रेफर करते हैं। वो क्यों? ताकि अगर इकोनॉमी में ओवरऑल रेट्स बढ़ें तो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज ना हो, और कस्टमर्स के लिए भी फ्लोटिंग रेट ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि वो सीधे मार्केट से लिंक्ड होता है। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। NISMseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल, और मैंने देखा है कि NISM के क्वेश्चंस में कुछ बहुत ही क्लियर पैटर्न होते हैं। हाँ, वो अक्सर स्टूडेंट्स की बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इनमें से क्या फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? राइट। और ऑप्शंस आते हैं सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग, डेवलप रिकमेंडेशंस या फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट्स। और इसका सही आंसर है फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट्स। एग्जैक्टली। देखिए, एक फाइनेंशियल प्लानर आपके गोल्स सेट कर सकता है, आपको सही स्ट्रेटजी बता सकता है, आपका पोर्टफोलियो मॉनिटर कर सकता है, लेकिन वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा यानी फाइनेंस अपनी जेब से थोड़ी लाएगा। बिल्कुल, फंडिंग का काम हमेशा क्लाइंट का अपना होता है, एडवाइजर सिर्फ रास्ता दिखाता है। सही कहा। एक और पैटर्न जो एग्जाम में बहुत दिखता है वो है P2P लेंडिंग को लेकर। पीयर टू पीयर लेंडिंग। हाँ, क्वेश्चन आता है कि P2P लेंडिंग में लेंडर कौन होता है, बैंक, NBFC या कोई इंडिविजुअल? और इसका जवाब है एक इंडिविजुअल, यानी कोई आम इंसान। राइट, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। बिल्कुल नहीं। P2P प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एक डिजिटल मार्केटप्लेस की तरह काम करते हैं। वो एक उधार देने वाले इंसान को उधार लेने वाले दूसरे इंसान से मिला देते हैं। और क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, जहां कोई एसेट गिरवी नहीं रखा जाता, तो इसमें रिस्क बहुत ही हाई होता है। एकदम। अनसिक्योर्ड लोन से याद आया, एग्जाम में अक्सर लोन्स को कैटेगराइज करने पर भी एक पक्का सवाल आता है। हाँ, जैसे पूछ लेंगे कि होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में से अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है? और इसका सीधा जवाब है पर्सनल लोन। इसे थोड़ा समझाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, होम लोन में आपका घर गिरवी रखा है, कार लोन में आपकी गाड़ी बैंक के पास हाइपोथिकेटेड है। राइट। अगर आप EMI डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आपका एसेट बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। पर्सनल लोन में बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बैंक सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है आपको पैसा देकर, और इसीलिए हमेशा याद रखिए पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हाई होता है। और इन्हीं महंगे लोन्स को चुकाने की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल आते हैं। जैसे एक टर्म है अवैलेंच मोड। क्वेश्चन आता है कि अवैलेंच मोड में सबसे पहले कौन सा लोन चुकाना चाहिए? अवैलेंच मोड ना एक प्योरली मैथमेटिकल अप्रोच है। इसका रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो लोन चुकाइए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाईएस्ट हो। मतलब जो कर्ज आपको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डैमेज कर रहा है, जो सबसे महंगा पड़ रहा है, उसे सबसे पहले खत्म करो। एग्जैक्टली। तो यार, महंगे लोन की बात हो रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट द अल्टीमेट अनसिक्योर्ड लोन, जो असल में डेट ट्रैप का सबसे बड़ा और क्लासिक एग्जाम्पल है, क्रेडिट कार्ड्स। ओहो, क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ तो लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं। मैं एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट शेयर करता हूँ। क्रेडिट कार्ड कंपनीज अक्सर आपको मैसेज भेजेंगे कि भाई इंटरेस्ट सिर्फ 3% पर मंथ है। अब 3% सुनने में बहुत ही छोटा और हार्मलेस लगता है। हाँ, लोगों को लगता है 100 रुपए पर 3 रुपए ही तो देने हैं। लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग का जो मैकेनिज्म है ना, वो पूरा गेम पलट देता है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि साल का 36% हो। राइट, सिंपल इंटरेस्ट लगा देते हैं। लेकिन जब आप रिवॉल्विंग क्रेडिट में जाते हैं, मतलब आप पूरा बिल ना भरकर सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हैं, तो पहले महीने का अनपेड इंटरेस्ट दूसरे महीने के प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है। एग्जैक्टली। मैथ्स के हिसाब से देखें तो यहाँ 1 + 0.03 की पावर 12 - 1 का फॉर्मूला लगता है। Right. और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये साल का 42.6% बन जाता है। 42.6% सालाना। ये तो पागलपन है। और मैं बताऊं, जो असंगठित क्षेत्र है ना, यानी जो लोकल मनी लेंडर्स हैं, वहां के हालत तो और भी खराब है।
वहाँ तो लोग मंथली रेट्स पर ही बात करते हैं। हाँ, वो लोग सीधा कहते हैं 5% महीने का लगेगा। और 5% मंथली का अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालेंगे ना कंपाउंडिंग के साथ, तो वो करीब 79.5% होता है, मतलब 80% के आसपास। ये तो सीधा सीधा फाइनेंशियल सुसाइड है। बिल्कुल। और इस पूरे जाल से बचने के लिए, या कहूँ तो अच्छे रेट्स पर लोन पाने के लिए, आपका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका क्रेडिट स्कोर, जो कि 300 से 900 के बीच होता है। सिबिल स्कोर, राइट? और यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड इनसाइट है जो आरबीआई मैंडेट करता है। हाँ, फ्री क्रेडिट रिपोर्ट वाला रूल। एग्जैक्टली। हर क्रेडिट ब्यूरो, जैसे आपका सिबिल हो गया, एक्सपीरियन, क्रिफ, इक्विफैक्स, इन सबको साल में एक बार हर इंडिविजुअल को एक फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट देनी होती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है जो स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए। यहाँ साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से मार्च नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर। ओके। आप इन चारों ब्यूरोज से हर कैलेंडर ईयर में एक एक रिपोर्ट बिल्कुल फ्री निकाल सकते हैं अपना स्टेटस चेक करने के लिए। ये बहुत बढ़िया हैबिट है। अच्छा, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। मान लीजिए किसी का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है या नौकरी चली गई और वो अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहा है। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। तो ऐसे में बैंक से छुपने या फोन ना उठाने के बजाय रीस्ट्रक्चरिंग कैसे काम आती है? देखिए, छुपने से तो सिर्फ पेनल्टीज लगेंगी। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आप बैंक के पास जाइए, उन्हें प्रॉब्लम बताइए और उनके साथ मिलकर लोन की शर्तों में बदलाव कर लीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लीजिए आपका 3 लाख का लोन बचा है, 7% इंटरेस्ट है और 3 साल का टेन्योर बाकी है। ठीक है। तो आपकी ईएमआई बन रही है करीब 9,263 रुपए। अब आप बैंक से कहकर अपने इस 3 साल की टेन्योर को बढ़वा कर 5 साल करवा लेते हैं। ओके, टाइम बढ़ा दिया। हाँ, तो अब 5 साल के हिसाब से आपकी नई ईएमआई हो जाएगी 5,940 रुपीज। तो इससे तो मंथली कैश फ्लो में बहुत बड़ी राहत मिल गई ना। ईएमआई 9,000 से गिरकर सीधा 6,000 के अंदर आ गई। इंसान चैन से सांस ले सकता है। राहत तो मिल गई, ये बात सच है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट वैल्यू और टोटल आउटफ्लो चेक करना बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि टेन्योर बढ़ने का मतलब है कि अब आप बैंक को ज्यादा महीनों तक इंटरेस्ट पे करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग से आपका आज का कैश फ्लो तो सुधर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लोन आपको ओवरऑल महंगा पड़ता है। मेक सेंस। और इसका एक दूसरा ऑप्शन रीफाइनेंसिंग भी तो होता है। हाँ, रीफाइनेंसिंग मतलब बैलेंस ट्रांसफर। मतलब अगर मेरा एग्जिस्टिंग लोन 9% पर चल रहा है और मार्केट में कोई दूसरा बैंक नया लोन 7% पर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? आप 7% वाले बैंक से पैसा लेकर 9% वाले बैंक का पूरा लोन क्लोज कर देंगे। एग्जैक्टली, ताकि मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कम हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए अब कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इन 3 वर्ड्स में होता है: प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज। क्योंकि तीनों का ही मतलब आम भाषा में किसी चीज को गिरवी रखना होता है। राइट। लेकिन लीगल और फाइनेंस की भाषा में इनमें बहुत फर्क है, और ये फर्क मेनली एसेट के नेचर और उस पर कब्जे का है। मैं समझाता हूँ। मॉर्टगेज तो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। एकदम सही। घर हो गया, जमीन हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, मतलब वो एसेट्स जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। और प्लेज? प्लेज में आपका एसेट मूवेबल होता है, मतलब हिल सकता है, लेकिन उसका कब्जा लेंडर यानी बैंक के पास होता है। जैसे गोल्ड लोन। बिल्कुल। आप अपना सोना बैंक की तिजोरी में रखकर आते हैं। जब तक लोन नहीं चुकाएंगे, सोना बैंक के कब्जे में रहेगा। और हाइपोथिकेशन फिर कार लोन में होता होगा? हाँ, हाइपोथिकेशन में भी एसेट मूवेबल है, लेकिन मजे की बात यह है कि कब्जा बोरोअर के पास ही रहता है। जैसे कार लोन में गाड़ी बैंक के पास हाइपोथिकेटेड तो है, लेकिन उसे सड़क पर चला आप रहे हैं। That's a very clear way to visualize it. एक और कंफ्यूजन रहता है लीज वर्सेस हायर परचेज का। अच्छा, इसमें क्या डाउट आता है? यार, दोनों में ही तो हम महीने की रिकरिंग पेमेंट कर रहे हैं और एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर दोनों अलग कैसे हुए? यहाँ जो ओनरशिप ट्रांसफर का मैकेनिज्म है ना, वो पूरा अलग है। कैसे? देखिए, हायर परचेज में जैसे ही आप अपनी आखिरी किश्त यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट भरते हैं, आप लीगली उस एसेट के ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। ओके, और लीज में? लीज में ऐसा नहीं होता। लीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो एसेट वापस लेसर यानी जो उसका असली मालिक है उसके पास चला जाता है। आप एंड में ओनर नहीं बनते। अच्छा, ये तो काफी सॉलिड डिफरेंस है। चलिए एक और डाउट उठाते हैं, मॉरेटोरियम वर्सेस प्री ईएमआई। कोविड के टाइम पे ना मॉरेटोरियम शब्द तो हर घर में फेमस हो गया था। अरे हाँ, लोगों को लगा कि ये मॉरेटोरियम मिल गया मतलब ईएमआई की छुट्टी हो गई। और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी लोगों की। मॉरेटोरियम सिर्फ पेमेंट पर एक पॉज बटन है, इंटरेस्ट पर नहीं। मतलब इंटरेस्ट का मीटर चालू रहता है? बिल्कुल चालू रहता है। अगर आपने 6 महीने ईएमआई नहीं दी मॉरेटोरियम के अंदर, तो उन 6 महीनों का इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल लोन अमाउंट में जुड़ता रहेगा, यानी कंपाउंडिंग चलती रहेगी। तो मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद तो लोन अमाउंट पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये प्री ईएमआई क्या चीज है? प्री ईएमआई जनरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में देखने को मिलता है। कैसे काम करता है ये? मान लीजिए आपका 50 लाख का होम लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन बिल्डर ने अभी बिल्डिंग की सिर्फ नींव रखी है, फाउंडेशन बनाई है,
तो बैंक बिल्डर को पूरे 50 लाख एक साथ थोड़ी देगा। राइट, वो तो काम के हिसाब से देगा। हाँ, तो बैंक ने मान लीजिए अभी सिर्फ 10 लाख रुपए ही डिसबर्स किए। तो क्या मुझे पूरे 50 लाख पर ईएमआई देनी पड़ेगी? नहीं, अब आप 50 लाख की ईएमआई नहीं भरेंगे, आप सिर्फ उस 10 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट बन रहा है महीने का, सिर्फ वो पे करेंगे। और इसी को प्री ईएमआई इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत ही शानदार। मुझे लगता है सारे मेजर डाउट्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अब एग्जाम के लिए पूरे चैप्टर के 5 सबसे क्रूशियल पॉइंट्स को फटाफट समराइज करते हैं। श्योर। पॉइंट नंबर 1, डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज। तो अवलॉन्च मोड में हम हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन सबसे पहले चुकाते हैं। स्नोबॉल मोड में मोटिवेशन के लिए सबसे छोटे अमाउंट वाला लोन पहले चुकाते हैं। और ब्लिजर्ड मोड इन दोनों का एक प्रैक्टिकल मिक्स है। एकदम परफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट करें या लोन पे ऑफ करें? ये तो बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, देखिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे मान लीजिए इक्विटी से आपको 12% मिल रहा है, वो आपके लोन के इंटरेस्ट रेट यानी 7% से कंसिस्टेंटली ज्यादा है, तो इन्वेस्ट करना मैथमेटिकल सेंस बनाता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही बात है। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्विंग क्रेडिट दुनिया का सबसे महंगा अनसिक्योर्ड लोन है, जो कंपाउंडिंग की वजह से आराम से 40% सालाना से भी ऊपर जा सकता है। इससे बचकर रहें। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4, DTI रेशियो यानी डेट टू इनकम रेशियो। ये रेशियो जितना कम होगा, आपका कैश फ्लो और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी ही बेहतर होगी। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, अमोर्टाइजेशन। अपनी ईएमआई के उस सीसॉ यानी झूले को हमेशा याद रखिए। शुरुआत में ईएमआई का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है और बहुत थोड़ा सा प्रिंसिपल में, लेकिन समय के साथ ये बैलेंस पूरी तरह पलट जाता है। बिल्कुल, ये 5 पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ nismseries.com पे, वहां सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कॉमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जाते जाते ना, मैं आपके लिए एक सोचने वाला विचार छोड़ रही हूँ। जरा सोचिए, जब आप जीरो कॉस्ट EMI का टैग देखकर कोई बहुत महंगा गैजेट खरीदते हैं, तो क्या वो सच में इंटरेस्ट फ्री होता है, या फिर उस प्रोडक्ट की कीमत में इंटरेस्ट पहले से ही छुपा होता है, जो आपकी भविष्य की सेविंग्स को आज ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बदलने का एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल तरीका है। इसके मैकेनिक्स के बारे में खुद थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।